हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम यूनिट 7 फॉर योर टर्म टू एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिकोड करेंगे हमारे इस फर्स्ट पैराग्राफ को। तो चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है। इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट बोथ इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। ओके तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें बायोलॉजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रिया का, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में, ओके, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है और क्या बना देता है, HbO2, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और ट्रांसफ़र कर रहा है इनटू द टिश्यूज़, मसल्स। ओके, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विलिब्रियम का बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो देखिए हेमोग्लोबिन जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में भी इक्विलिब्रियम शो करता है, और यहाँ पर ये आपका कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये जब बन जाता है तो फिर जो ब्लड की या फिर आपके हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से भी अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो हम इसको बोल देते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर हम फोकस करें, मेन फोकस जो अभी हमारा है वो सिर्फ क्या है कि इक्विलिब्रियम, है ना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपका डबल हेडेड एरोज है ना, ये क्या बताता है आपको, इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब लेफ्ट टू राइट वाला एरो, और राइट टू लेफ्ट वाला क्या हो गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में आपका प्रोसेस चल रहा है तो हम बोल देंगे उसको इक्विलिब्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या बोला जा रहा है आपको कि ये जो इक्विलिब्रिया होता है, ओके, ये जो इक्विलिब्रिया होता है ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रिया भी हो सकता है या फिर केमिकल इक्विलिब्रिया भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फिजिकल इक्विलिब्रिया में आपकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगी। ओके, जैसे H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में है विथ H2O गैस। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए ये जो इक्विलिब्रिया, इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं एक क्लोज कंटेनर है ये, और इस क्लोज कंटेनर में पानी है हमारा लिक्विड फॉर्म में। ओके, और कुछ यहाँ पर वेपर्स बन चुके हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, ओके, लिक्विड टू गैशियस, और रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब गैस टू लिक्विड। तो ये रेट दोनों ही क्या हो गए हैं, इक्वल। तो अगर इक्वल हो गए हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल इक्विलिब्रिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया का। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज, सॉरी, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया। तो ये डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन आ गया है, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। सो हम इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये डबल हेडेड एरोज हैं, ये क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये क्या हो गया है, इक्वल। दोस्तों ये जो एरोज हमने बनाए हैं बुक्स में, हो सकता है आपको इस तरह से भी एरोज देखने को मिले। सो वन एंड द सेम थिंग, सो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं ये फास्ट हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे प्रेशर हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, इन शॉर्ट सराउंडिंग कंडीशंस पर ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे इस इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया दे रहा है। अब देखिए जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ओके, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन सभी के क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, मतलब अब वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन सभी के, मतलब वेदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी के क्या हो जाते हैं जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, कांस्टेंट। बट अगर हम इनिशियल पोजीशन से देखें, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड से, ओके, तो टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे लेट से मैंने कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल दिया, अभी अमोनिया बिल्कुल भी नहीं बना है। ओके, तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। क्या होगा, आपका इनिशियली कुछ टाइम तक
मान लेते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मान लेते हैं। तो लेट्स से 5 सेकंड तक हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होगा और अमोनिया बनाएगा। कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा इनिशियली, ओके। कब तक डिक्रीज होगा? 5 सेकंड तक, ओके। 5 सेकंड के बाद में क्या होगा? वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डिक्रीज होगा और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा, ओके। और मान लेते हैं 5 सेकंड्स के बाद में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तब क्या होगा? तब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। दूसरा तरीका हम क्या बोल सकते हैं कि हमें अगर ये पता करना हो कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या फिर नहीं, तो हम क्या चेक कर लेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन सभी के कांस्टेंट है या फिर नहीं, ओके। और अब जो इक्विलिब्रियम है, अब क्या होगा? जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया बनाएगा, अमोनिया वापस से आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या दे देगा? आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गए हैं, ओके। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये प्रोसेस चल रहा है। 5 सेकंड के बाद में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया बनाएगा और अमोनिया वापस से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपको दे देगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके। डायनामिक है मतलब चल तो रहा है, ओके। मतलब रिएक्शन चल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया दे रहा है और अमोनिया वापस से आपको क्या दे रहा है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। Based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, these may be classified in 3 groups। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। लेट्स से ये हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। A प्लस बी आपको क्या दे रहा है? C प्लस डी आपको दे रहा है, ओके। अगर समराइज करें इन तीनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि आपके रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ओके। मतलब एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है। सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि आपके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये हो सकता है जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और थर्ड में बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगे? कंपेरेबल होंगे, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो काफ़ी आसान से 3 स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं। सो दोस्तों, इसके आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है आपका, उसका एक्सटेंट, ओके, मतलब कितना परसेंटेज आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गया है या फिर कितना आपका अभी बाकी है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, मैंने अभी आपको बताया था। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कौन से? जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ओके। आपका प्रेशर भी हो सकता है। अब देखिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज, ओके। मतलब वही जो आप कह रहे हैं, हम सराउंडिंग कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो दैट इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। लेट्स से हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के इक्विलिब्रियम की बात करें। सो आप सपोज आप चाहते हो कि अमोनिया ज़्यादा मिले, तो आपको उस तरह से कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हमने एग्जांपल देखा था नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का, ठीक है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको कंडीशंस इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना पड़ेंगी। सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in aqueous solution which is called as ionic equilibrium। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था कि जो इक्विलिब्रियम होता है, अगर वहाँ पर फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल स्टेट सेम है, तो आप बोल दोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो आप बोल दोगे केमिकल इक्विलिब्रियम। बट अगर इक्विलिब्रियम आपका किसी प्रोसेस में हो रहा है और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ओके, मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इफ़ दे आर आयंस, तो हम इनको क्या बोल देंगे? हम इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोल देंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, ओके फ्रेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रिया, ओके। देख सकते हो, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि वाटर और H2O गैस, वेपर्स जो होते हैं, ओके, तो उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। तो वो अगर H2O लिक्विड और गैस वाले को देखें तो किस टाइप का हो गया? लिक्विड गैस का, ओके। लिक्विड एंड गैस आर टू डिफरेंट फेज, ओके। सो दोस्तों, इसके बाद में हमसे क्या समझाया गया है हमको एनसीईआरटी में 7.1.1 सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं।
सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है आइस का। ओके, H2O आपका आइस में सॉलिड फॉर्म में है, और इसका इक्विलिब्रियम शो किया है एनसीईआरटी में H2O लिक्विड से। अब दोस्तों, ये जो इक्विलिब्रियम है आइस का वाटर के साथ में, इसको हम कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब यहाँ पर प्रेशर हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि 1 एटमॉस्फेयर पर अगर हमको इस इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो हमको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 273 केल्विन। ओके, और ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखें और फ्रीजिंग पॉइंट तो ये तो इक्वली होते हैं। ओके, तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस आपके इक्वल है, मतलब जितना आइस मेल्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड वाटर वापस से फ्रीज हो रहा है। मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मेल्ट हो गए, तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वापस से फ्रीज हो रहे हैं। ओके, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1.2 से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं जल्दी से अपलोड करूं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।